For understanding sexual reproduction in flower, it is important to understand the plant kingdom. देखिए प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि क्लोरोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेनेरोगैम्स। नाउ दीज फेनेरोगैम्स कैन बी आर ऑफ टू टाइप्स। कुछ ऐसे होंगे जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिन्हें हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म्स। एंड सम ऑफ द प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स, जिन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। So among all these different type of plants, only angiosperms can reproduce sexually because they contain flowers. So flowers are the reproductive part of the angiosperms. Angiosperms, the sexual reproductive part is called flowers. इसके four main walls होते हैं. Now all these walls are attached from the central axis. That part is called thalamus. फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल्व होता है सेपल। सो जब फ्लावर्स बड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो सेपल्स इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बिसाइड्स दैट ये ग्रीन कलर के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये सारे सेपल्स को एक साथ कंसिडर करें तो वी कैन कॉल देम काइलेक्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल, विच इज द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये कुछ सेंट भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें फॉर पॉलिनेशन। सारे सेपल्स को एक साथ करोला कहा जाता है। थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। कार्पल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसको पिस्टल या फिर गाइनोशियम भी कहते हैं। सो दिस इज कार्पल विच हैज थ्री मेन पार्ट्स। अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल। दिस ट्यूब ब्लैक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, जो स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे के साथ अटैच करने का काम करेंगी। थर्ड पार्ट, दिस बेसल स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। यहाँ पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज स्टेमन, जिसके दो मेन पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर कहते हैं। नीचे दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन इन डिटेल। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये वाला पार्ट है एंथर एंड द नीचे वाला पार्ट जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करें एंथर को, तो ये हमें ऊपर से कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और अगर इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो ये इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। इन तीनों इमेजेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन दिस स्लाइड। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ द एंथर इज दैट इट इज बाई लोब। बाई मतलब होता है टू। लोब्स कहाँ है इस इमेज में देखें तो ये है इसका फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब। तो दो लोब्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम बाई लोब्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों लोब्स के बीच में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ये कनेक्टिव टिश्यू दोनों लोब्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करेगी। तो ये हो गया फर्स्ट लोब, दिस इज द सेकेंड लोब। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज देयर डाइथिकस। डाई, अगेन डाई का भी मतलब होता है टू। अब थीका कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? इस इमेज में देखें तो ये जो पिंक कलर का पार्ट है दिस इज कॉल्ड थीका। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा बड़ा बड़ा, दिस पार्ट इज कॉल्ड थीका। हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डाइथिकस। टू थीकास आर प्रेजेंट इन ईच लोब, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन डाइथिकस। नाउ देयर इज द सेप्टम। दिस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेप्टम, जो इन दोनों थीका को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करेंगे। एंथर्स आर टेट्रागोनल इन शेप। टेट्रागोनल शेप कैसा होता है? ये वाला जिसके फोर साइड्स होते हैं। एंथर के भी फोर साइड्स हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ टेट्रागोनल एंथर। अब हर टेट्रागोनल एंथर में दो स्पोरेंजियाज हर लोब में प्रेजेंट होंगे। देखिए ये जो फर्स्ट लोब है इसके अंदर ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया। सिमिलरली इस लोब में भी दिस इज द फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दिस इज अ सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इन एवरी लोब देयर आर टू माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर होंगे तो मैच्योर होने के बाद इनके बीच में जो सेप्टम की पतली सी लेयर होती है ये डिसॉल्व हो जाएगी और दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद दे मेक अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पोलन सैक। Now let's discuss the structure of microsporangia in detail.
So this is the diagram which I have taken from NCERT book. बट ये एक मैच्योर एंथर है. यंग एंथर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होकर 4 लोब्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस की. अब इस एपिडर्मिस लेयर के कुछ सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. ये आर्किस्पोरियल सेल्स में न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट और इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है. आर्किस्पोरियल सेल्स पेरिक्लिनिकली डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स सेल्स में इस टाइप का डिवीजन हो जिसकी वजह से नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो, देन इट इज कॉल्ड पेरिक्लिनल डिवीजन. तो पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स विल इंक्रीज इन द आर्किस्पोरियल सेल्स. इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स. एक होगी आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम कहेंगे प्राइमरी पेरिटियल लेयर, और दूसरी वाली इनर लेयर होगी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर. प्राइमरी पेरिटियल लेयर में 2 तरीके के डिवीजन्स होंगे. एक होगी पेरिक्लिनल डिवीजन जो पहले यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल्स में हुई थी, और दूसरी होगी एंटीक्लिनल डिवीजन. तो अब क्या हो रहा है, सेल्स में इस तरह भी डिवीजन हो रहा है और सेल्स के अंदर ऐसे भी डिवीजन हो रहा है. तो जब पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों एक साथ होंगे एक सेल के अंदर, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगे एज वेल एज सेल्स की लेयर्स भी इंक्रीज होंगी. ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स विल ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ डिविजन्स. सो पेरिक्लिनिकली एंड एंटीक्लिनिकली डिवाइड होने के बाद प्राइमरी पेरिटियल लेयर इन डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम. वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. स्पोर मदर सेल्स को पोलन मदर सेल भी कहते हैं या फिर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं. यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ पर माइटोसिस हुआ. तो ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस साइड. सो मैच्योर एंथर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं और हर लेयर का डिफरेंट फंक्शन है. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है. वहीं दूसरी तरफ एंडोथीशियम के सेल्स थिक होते हैं. दे हेल्प इन डिहाइसेंस एंड दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. नाउ व्हाट इज दिस टर्म डिहाइसेंस मींस? जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे तो वो फटते हैं और वहीं से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. तो ये जो फटने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिहाइसेंस, और उसमें एंडोथीशियम मदद करेंगे. नेक्स्ट लेयर है मिडिल लेयर्स की, विच इज 1 to 3 लेयर्स ऑफ द सेल्स थिक. ये भी डिहाइसेंस में हेल्प करेंगे एज वेल एज दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर. इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज टेपिटम. ये 4th लेयर, ये वाली लेयर है टेपिटम की. यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाइज होते हैं. टेपिटम का मेन काम है ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करने का काम करेंगी. दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, structure of microsporangia, and now we are going to study about the process of microsporogenesis. जहाँ पर माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या फिर जनरेट करना. सो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को नाम दिया गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. हमने देखा था कि एंथर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. मैच्योर होने के बाद यही स्पोरोजेनस टिश्यूज डिफरेंशिएट होंगे एंड दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड करेंगे. इनके अंदर मियोसिस होगा एंड दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. So we can define the process of microsporogenesis as a process of formation of microspore, or we can also call it as pollen grain within the pollen sac of anther. This area is called pollen sac of anther और यहाँ पर pollen grains के formation होते हैं, जिस process को हम कहते हैं microsporogenesis. Now let's discuss the microsporogenesis in detail with the help of flow diagram. यहाँ पर इस माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू को रिप्रेजेंट किया गया है. मैच्योर होने के बाद ये टिश्यू डिफरेंशिएट होंगे इनटू पोलन मदर सेल्स. सो ईच एंड एवरी पोलन मदर सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू विल एक्ट एज अ पोटेंशियल मदर सेल, जिसको हम पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं. पोलन मदर सेल्स के बाहर एक कैलस की लेयर प्रेजेंट होगी विच विल एक्ट एज अ सेल वॉल. एंड पोलन मदर सेल्स अपने डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं. So diploid means the chromosome numbers are present in pairs. Now this pollen mother cell will undergo meiosis. Meiosis क्या है? Meiosis वो डिवीजन है जहाँ पर एक सेल्स
का रिडक्शन डिवीजन होगा एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू सेल्स। बट यहाँ पे क्या होगा, जो मदर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे और डॉटर सेल्स चारों हैप्लॉयड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मियोसिस। अब पोलन मदर सेल का जब मियोसिस होगा तो ये 4 माइक्रोस्पोर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, पर अभी भी इनके बाहर कैलस की लेयर प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होंगे उनमें वाटर का कंटेंट कम होता जाएगा और ये कैलस की लेयर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी एंड आफ्टर दैट ऑल दीज 4 माइक्रोस्पोर्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू द हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। एक पोलन मदर सेल से हमें 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। एंथर के पोलन सैक में बहुत सारे पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट हैं और हर पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगी, जिसकी वजह से इस पोलन सैक में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। मैच्योर होने के बाद एंथर का वॉल बस्ट हो जाएगा और ये पोलन ग्रेन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं एंड नाउ दीज पोलन ग्रेन्स आर रेडी फॉर पॉलिनेशन। So it was all about the process of microsporogenesis. Now let's discuss the structure of pollen grain. Pollen grain male gametophytes हैं, which is a male reproductive unit. Young pollen grains कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है एंड दे हैव वैक्यूल्स। यही प्रोटोप्लास्ट आगे जाके डिवाइड होंगे और माइटोसिस के बाद दे विल डिवाइड इनटू 2 सेल्स। सो दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल और जो बड़ा वाला सेल होता है दिस वन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स बिग होते हैं साइज में और इनका मेन काम है फूड को रिजर्व करना ताकि पोलन ग्रेन्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जो जनरेटिव सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आउटरमोस्ट लेयर की बात करें तो एक्साइन इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। दिस स्पोरोपोलोनिन इज वेरी हार्ड इन नेचर। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पोरोपोलोनिन मिसिंग है। दैट पार्ट इज कॉल्ड जर्म पोर। द इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यही इंटाइन germ pores के थ्रू ग्रो करेगी इन द फॉर्म ऑफ pollen ट्यूब। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर pollen grains जो कि अपने 2 सेल्ड स्टेज में है। सो दिस टाइप ऑफ pollen grains आर कॉल्ड 2 सेल्ड स्टेज, जहां पर 2 सेल्स हैं और मोस्टली सारे एंजियोस्पर्म्स में जो pollen grain होता है दैट इज प्रेजेंट इन द 2 सेल्ड स्टेज फॉर्म। पर कभी कभी जनरेटिव सेल्स फिर से डिवाइड होते हैं एंड दे डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट। सो दिस इज द फर्स्ट मेल गैमेट एंड दिस इज सेकेंड मेल गैमेट। सो दिस इज कॉल्ड 3 सेल्ड स्टेज और ये देखा जाता है मोस्टली वीट प्लांट्स में। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये पूछते हैं कि 2 सेल्ड स्टेज में कौन से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं या फिर 3 सेल्ड स्टेज में कौन से प्लांट के पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, तो यू शुड नो द आंसर। Gynoecium is a female reproductive part which is made up of one or many carpels. अगर सिंगल कार्पल प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी गाइनोशियम, जिसके पास सिंगल स्टिग्मा, सिंगल स्टाइल और सिंगल ओवरी होगी। इनके एग्जांपल्स हैं एवोकाडो, पी, मैंगो, कोकोनट। जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स हैं उन्हें हम कहेंगे मल्टी कार्पलरी। या तो वो सिनकार्पस हो सकते हैं या फिर वो एपोकार्पस होंगे। अब सिन का मतलब होता है टुगेदर या फिर फ्यूज्ड। तो जिन गाइनोशियम के सारे स्टिग्मा फ्यूज्ड होंगे दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस गाइनोशियम एंड दे आल्सो हैव सिनकार्पस ओवरी एज वेल। इसका एग्जांपल है पेपरवर। दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक एंड द एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना क्योंकि कई बार दे गिव एग्जांपल एंड देन दे आस्क द क्वेश्चन कि लाइक इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी और व्हाट टाइप ऑफ गाइनोशियम डू दे हैव। And the second type of multicarpellary gynoeciums are called apocarpals. Apo का मतलब होता है free। तो जब सारे कार्पल्स एक साथ प्रेजेंट तो हैं बट दे आर नॉट अटैच्ड और फ्यूज्ड विद ईच अदर, पर वो एक दूसरे से फ्री हैं, दैट टाइप ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड एपोकार्पस। इसका एग्जांपल है मैकेलिया। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल इन डिटेल। सो पिस्टल हैज 3 मेन पार्ट्स। द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा कुछ केमिकल्स यहाँ पर सिक्रीट करते हैं जिसके 2 मेन फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो पॉलिनेशन प्रमोट कर सकें
और दूसरी तरफ जब भी स्टेमन से कोई पॉलन ग्रेन रिलीज होकर यहाँ पर लैंड करेगा तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो केमिकल सिक्रीट हुए हैं स्टिग्मा से, दैट विल स्टिमुलेट दिस पॉलन ग्रेन और वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल। सो दिस पार्ट इज स्टाइल, जो कि ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा दैट विल कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। Besides that, it acts as a passage for the pollen tube. Pollen tube यहीं से ग्रो करती हुई ओवरी तक पहुंचती है। After that, the third part is called ovary. Ovary basal swollen part है, as you can see in this image, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा और यही वो साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और यही ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद आगे चलकर सीड में डेवलप होंगी। तो आपने देखा होगा डिफरेंट फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं दे आर अरेंज्ड डिफरेंटली। So that arrangement of the ovules inside the ovary is called placentation. Placentation होता क्या है? Ovules किस तरह से ovary के अंदर attached हैं in the flowering plant, that is called placentation. और यही ovules बाद में किस में डेवलप होंगे? Seeds में डेवलप होंगे। तो there are 5 different kind of placentations. The first one is called marginal placentation. यहाँ पर seeds आपको दिख रहा है, इस margin में seeds located हैं या फिर हम कहें ओव्यूल्स लोकेटेड हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन, जो कि आपको पी प्लांट्स में देखने को मिल सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एक्साइल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस पर लोकेटेड होंगे, पर यहाँ पर सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोक्स जैसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कहते हैं सेप्टा। इनके एग्जाम्पल्स हैं ऑरेंज, टोमेटो, लेमन एटसेट्रा। Now the third type of presentation is called free central presentation. यहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे लाइक एक्साइल प्रेजेंटेशन, पर ओव्यूल्स ओवरी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इनका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ये जो 3 व्यूज दिख रहे हैं, ये फ्रूट को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करें और ऊपर से देखें तब we can see this kind of presentation clearly in the different fruits or in the different vegetables. The fourth type of presentation is parietal presentation. यहाँ पर ovules peripheral part पर, ये जो part होता है ना wall वाला, that is called peripheral regions. तो ovules in peripheral regions पर present होते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप का एक false septa produce हो जाता है। So this type of arrangement of the ovules is called parietal presentation. Now the last one is called basal presentation. ये इसका साइड व्यू है। यहाँ पर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ द ओवरी। इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है लिली प्लांट्स में। Now let's discuss the structure of ovule, which is also known as megasporangium. अगर सिंगल है तो हम उसको कहते हैं मेगास्पोरेंजियम और मल्टीपल हैं तो हम इसको कहेंगे मेगास्पोरेंजिया। ये फ्लावर का वो पार्ट है जो अल्टीमेटली सीड में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आउटरमोस्ट रीजन इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट, विच इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा। और मेनली देयर आर 2 लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इनर इंटीग्यूमेंट। इस इमेज में देखें तो यू कैन क्लियरली सी कि इंटीग्यूमेंट ने ओव्यूल को चारों तरफ से कवर कर रखा है एक्सेप्ट एट दिस रीजन। यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग या पोर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। इसके अलावा इट एक्ट एज अ गेट फॉर द पॉलन ट्यूब। अगर आप इस इमेज में देखें तो आप देखेंगे जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है तो ये माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू ही एंटर करती है। Now the third important region is called nucellus. ये जो complete region है लाइट ग्रीन कलर का, this part is nucellus. ये बहुत important part है क्योंकि इसी में female gametophyte present होता है। It is mainly made up of parenchymatous cells और इनका काम है फूड को रिजर्व करके रखना ताकि जो एम्ब्रियो इसके अंदर डेवलप हो रहा है वो उसको नरिश कर सकें। After nucellus, the next region is called embryo sac, which is also known as female gametophyte. इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद डिफरेंट रोल्स प्ले करेंगे। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड एग सेल, विच इज ऑल्सो नोन एज oospore. आप सबको पता होगा कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं।
तो एक मेल गैमेट इसी एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इसके बाद द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, दिस दीज टू सेल्स आर सिनर्जिड्स, जो कि एग सेल्स के एडजेसेंट साइड्स में लोकेटेड होंगे। सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं एग सेल्स तक पहुंचने के लिए। After that, there are antipodal cells. इन एंटीपोडल सेल्स का फंक्शन वेल अंडरस्टूड नहीं है, पर माना जाता है कि ये भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करते हैं। देन कम्स द सेंट्रल सेल विच कंटेन टू पोलर न्यूक्लियाई। ये जो येलो कलर का रीजन है दैट इज सेंट्रल सेल, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई अब दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाती हैं, और ये एंडोस्पर्म सीड्स को फूड सप्लाई करने का काम करेंगी। द नेक्स्ट रीजन इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो प्लेजेंटा को इस ओव्यूल के साथ अटैच करने का काम करेंगे। इसके साथ ही ये फूड और वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिकॉज इनके अंदर वास्कुलर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम होगा जो वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। कभी कभी ये फनिकल्स एक्सटेंड होकर दे मेक अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रेफे। अगर आप इस सीड को देखें तो यहाँ पर जो आपको लाइंस जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे दैट इज एक्चुअली रेफे। सो इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ फ्यूनिकल्स। आफ्टर दैट द नेक्स्ट रीजन इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम इज अ जंक्शन जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का रीजन है, दैट इज कॉल्ड हाइलम। सो हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अगर आप इसको इमेज को जूम करें तो इट विल लुक लाइक दिस। सीड में आपको जो ये रीजन दिखता है ये हाइलम है, जो दिखाता है कि किस तरह से ओव्यूल प्लेजेंटा से अटैच्ड था फॉर द मीन्स ऑफ फ्यूनिकल्स। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइंड है ताकि वो फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट कर सके, साथ ही साथ डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश कर सके। तो अब हमारी एनसीईआरटी में अ टर्म इज गिवन दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड ओव्यूल। यहाँ पर कम से कम 6 डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो एनाट्रोपस पे फोकस करते हैं। ये इन्वर्टेड ओव्यूल्स होते हैं जहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन हाइलम से काफी क्लोजली अटैच्ड होंगे। इस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, और कम से कम 82% एंजियोस्पर्म्स इस टाइप के ओव्यूल्स कंटेन करते हैं। Now let's discuss about the process of megasporogenesis. There are two terms, एक होता है megasporogenesis and the another one is megagametogenesis. दोनों को डिस्कस करेंगे so that the difference will become more clear. पहले हम समझते हैं megasporogenesis, जहाँ पर एक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब सवाल उठता है कि ये मेगास्पोर मदर सेल्स होती कहाँ पर है और कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो देखिए फ्लावर के इस रीजन पर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन में जो न्यूक्लियस होंगे ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर आर्किस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर दैट ये आर्किस्पोरियल सेल पेरिक्लिनली डिवाइड करेंगे। पेरिक्लिनल डिवीजन होता है ऐसा डिवीजन जहां पर सेल्स डिवाइड होकर 2 लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ऊपर वाली लेयर बन जाती है प्राइमरी पेरिटल सेल, और जो नीचे वाले सेल्स हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजेनस सेल्स। आगे जाकर यही स्पोरोजेनस सेल विल डेवलप इनटू मेगास्पोर मदर सेल। तो यही है मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। इसके बाद अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और उससे फॉर्म होंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। अब ये कैसे होते हैं, एक बार इस प्रोसेस को हम एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू से डेवलप हुए। इनके अंदर मियोसिस होगा दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मेगास्पोर डायड। डायड मतलब होता है 2 एंड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स। अगेन एक और मियोसिस होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच दीज 2 सेल्स विल फर्दर डिवाइड, और इसमें से अब 4 सेल्स बनेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड। तो दिस रीजन इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन, और ये वाला रीजन होता है कैलिजल रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन के ऊपर के 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं जिन्हें हम कहेंगे डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। सो ये तीनों सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे और कैलिजल रीजन का ये नीचे वाला सेल फंक्शनल रहेगा। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर, और एनलार्ज होकर इट विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर हम इसको कहेंगे एम्ब्रियो सैक। सो इज दैट क्लियर? क्योंकि अब इन चारों सेल्स में सिर्फ एक ही सेल फंक्शनल बचा है,
तीन खत्म हो गए। सो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, एक सिर्फ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट रहेगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। अगर दो मेगास्पोर मदर सेल्स होते फंक्शनल तो हम उसे कहते हैं डाइस्पोरिक। अगर तीन फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स होते तो हम उसे कहते हैं ट्राइस्पोरिक। सो आई होप ये आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम समझते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस को। सो फंक्शनल मेगास्पोर सेल से ये जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होते हैं इसी को हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? नाउ दिस एम्ब्रियो सैक व्हिच इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर माइटोसिस होता है। एम्ब्रियो सैक में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, यहाँ पर सेल्स अभी डिवाइड नहीं करते। और डिवाइड होने के तुरंत बाद दोनों न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शंस पर या फिर पोल्स पर मूव कर जाते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड टू न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद एक और माइटोसिस होगा जहां पर दोनों न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होकर दे विल फॉर्म अ फोर न्यूक्लिएट स्टेज स्ट्रक्चर। One more mitosis will be followed, which will result into the formation of 8 nucleate stage. 8 nucleate stage attain करने के बाद इन सारी न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होता है जहां पर दो न्यूक्लियस दोनों पोल से आकर सेंटर पर आकर लोकेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। सो आफ्टर द रीअरेंजमेंट जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज अचीव कर लेगा तब इसमें सेल वॉल्स का फॉर्मेशन होता है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। So now let's discuss the structure of embryo sac, or it is also known as female gametophyte. तो कैलिजल एंड पर जो तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ये सेल वॉल्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीपोडल सेल्स। वैसे तो इनका फंक्शन वेल अंडरस्टूड नहीं है पर माना जाता है कि ये नरिश करने का काम करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियोज को। इसके बाद माइक्रोपाइलर रीजन पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें से सेंट्रल न्यूक्लियस वॉल का फॉर्मेशन करेंगे एंड दे विल डेवलप इनटू एग सेल्स। एग सेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में डेवलप होते हैं। एग सेल्स के एडजेसेंट सेल्स बनते हैं सिनगिड्स। दीज सिनगिड्स कंटेन 6 सेल्स जो कि फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus पोलन ट्यूब्स को एग सेल तक पहुंचने के लिए गाइड करते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus? इट गाइड्स द पोलन ट्यूब टू रीच द एग सेल्स। अब इन तीनों सेल्स को एक साथ कहा जाता है एग apparatus, जहां पर एक एग सेल और दो सिनगिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेंटर में दिस बिग सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल दैट हैज टू न्यूक्लियाई एंड बोथ द न्यूक्लियस टुगेदर आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म में डेवलप होते हैं। तो अगर अब आप काउंट करें तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 सेल्स प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस स्टेज को हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड stage, which is a stage of the mature female gametophyte. We have discussed about microsporogenesis and megasporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि एंथर में प्रेजेंट स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा और हर पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगास्पोरोजेनेसिस में ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल एंड ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक दैट कंटेन्स फीमेल गैमेट्स। तो इन मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने के लिए स्टिग्मा से होकर गुजरना पड़ता है। तो एंथर में प्रोड्यूस हो रहे पोलन ग्रेन्स को ये जो स्टिग्मा तक पहुंचने का सफर है उसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। So we can define pollination as a process by which the pollen grains from the anther of the flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower, leading to fertilization in the flowering plants. So on the basis of sources of pollen grain, pollination 2 types के हो सकते हैं। या तो ये होगा self pollination और it can be a cross pollination। सेल्फ पॉलिनेशन को बोला जाता है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद का। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन। तो जब फ्लावर में सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो देन इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी।
So we can define as a process where the pollen grain transfers from anther to the stigma of the same flower. Same plant के same flower के साथ fuse होगा, and that is called autogamy. It is very common in the plants such as pea, rice, wheat, etc. The second type of pollination is cross pollination, जो कि two types के हैं. It can be a zytnogamy. Zytnogamy is that process जहाँ पर pollen grains एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं. दैट इज कॉल्ड जिटनोगैमी. यहाँ पर फ्लावर्स तो डिफरेंट होंगे बट प्लांट सेम रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट सेम है, ओनली द फ्लावर्स आर डिफरेंट. तो जेनेटिकली जिटनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जीन्स तो सेम है. बट फंक्शनली क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो इसीलिए जिटनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर रखा जाता है. Zytnogamy can be seen in the flowers of cucurbita. Now the third type of cross pollination is allogamy या फिर हम इसको xenogamy भी कहते हैं. यहाँ पर pollen grains एक plant के flower से दूसरे plant के stigma तक move करेगा. तो दो different type के plants involved होते हैं and two different flowers are involved in this process. That's why the name is given cross pollination. So this is first plant and this is second plant. This kind of pollination can be seen in the flowers of papaya and maize. So among all these three different kind of pollinations, आप देख सकते हैं only xenogamy brings genetically different type of pollen grains to the stigma. तो सबसे ज्यादा evolution या फिर new varieties के formation के chances किस में होंगे? Obviously allogamy में होंगे. Now let us discuss the devices that promote self pollination. मतलब फ्लावर्स अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें. उन फीचर्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर एक्चुअली बाइसेक्सुअल क्लोज्ड फ्लावर्स. आप इस इमेज में देखिए विच हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना. ये टू डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. एक तो होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स जिन्हें हम कहते हैं ओपन फ्लावर, जिनके एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होंगे. दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस क्लिस्टोगैमस फ्लावर अंडर द ग्राउंड. जमीन के अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे एंड दीज फ्लावर्स आर क्लोज्ड. अगर आप इनकी रियल इमेज देखें तो दैट लुक समथिंग लाइक दिस, जहां पर एंथर एंड स्टिग्मा फुली एक्सपोज्ड हैं. Second type of flowers are clistogamous flowers. These are actually flowers. इन closed flowers के अंदर ही stigma present होगा as well as anthers भी इनके अंदर ही present होते हैं. तो जब भी anther mature होंगे ये pollen grains को release करेंगे and these pollen grains will land on the stigma so that it will facilitate the self pollination. और यहाँ पर बाहर से कोई भी pollen grain enter नहीं कर सकता, ना ही इनका pollen grain बाहर जा सकता है. क्रॉस पॉलिनेशन का कोई स्कोप नहीं है. सो दिस इज हाउ दीज फ्लावर्स अडेप्ट देमसेल्फ ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें. द सेकेंड टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज कॉल्ड होमोगैमी. ऐसी कंडीशन जहां पर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर हों, दैट कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी विच इज वेरी कॉमन इन द फ्लावर ऑफ कैथरवेंथस. द थर्ड टाइप ऑफ फीचर इज क्लोज एसोसिएशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा. एंथर और स्टिग्मा क्लोजली एसोसिएट होंगे ताकि एंथर्स इजीली स्टिग्मा के साथ फ्यूज कर सकें. एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एसोसिएशन कैन बी सीन इन द मिराबिलिस. मिराबिलिस में एंथर और स्टिग्मा काफी क्लोजली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती. Let us discuss the different type of devices which is used by the plants to promote cross pollination. मतलब अब हम वो सारे एडेप्टेशंस पढ़ेंगे जिसकी वजह से फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज कैस्मोगैमस फ्लावर. सो कैस्मोगैमस फ्लावर आर अपोजिट टू क्लिस्टोगैमस. कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर्स होंगे. इनके स्टेमन और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि स्टिग्मा बाहर किसी और का पोलन ग्रेन रिसीव कर सके. वहीं दूसरी तरफ एंथर जो पोलन ग्रेन रिलीज करता है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ फ्यूज कर सके. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज कॉल्ड डाइकोगैमी. इट इज अ कंडीशन जहां पर एंथर और स्टिग्मा दोनों डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होंगे. अब इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं.
The first one is called proto-andry. Andry stands for androecium or androecium is male gamete. Second is प्रोटोगाइनी. गाइनी स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम और गाइनोशियम होते हैं फीमेल गैमेट्स. तो जब एंड्रोशियम मतलब एंथर पहले मैच्योर करेगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोएंड्री. और जहां पर स्टिग्मा पहले मैच्योर करता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी. To understand dichogamy in detail, let's have a look in this image where this is a image of protoandrous जहां पर एंथर पहले मैच्योर हो गए हैं, इन्होंने अपने pollen grains रिलीज कर दिए, पर स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है. सो दीज स्टिग्मा विल नॉट बी एबल टू रिसीव दोज पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर दूसरे फ्लावर के साथ फ्यूज कर जाएंगे. इसके बाद इनका स्टिग्मा मैच्योर होगा. तो अब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स अवेलेबल नहीं है. सो दीज स्टिग्मा विल फ्यूज विद द पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर. सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनस, जहां पर गाइनोशियम मतलब फीमेल गैमेट पहले मैच्योर होगा. तो यहाँ पर स्टिग्मा रिसेप्टिव है, इट इज नाउ रेडी टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स. बट इस फ्लावर के एंथर्स मैच्योर नहीं है एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन. सो दीज स्टिग्मा कैन रिसीव द पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर. और स्टिग्मा के फ्यूजन के बाद अब इनका एंथर मैच्योर होगा. नाउ दे विल रिलीज देयर पोलन ग्रेन बट द स्टिग्मा इज नॉट अवेलेबल. So these pollen grains will fuse with some other stigma of some other plant. तो प्रोटोएंड्री हमें देखने को मिलता है रोज और सनफ्लावर जैसे फ्लावर्स में, और प्रोटोगाइनी देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया के फ्लावर्स में. Now the third condition is called unisexuality or it is also known as dichloeny. This is a condition जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में ग्रो करते हैं. Again there are two different categories of the unisexual flowers. It can be monoecious. Mono मतलब single. जब single plant में ही male और female gametes present हों, then it is called monoecious flowers or monoecious plants. The second condition is dioecious. Di means two. So दो different plants में male और female के gametes present होंगे, that condition is called dioecious. Now just have a look in this image where this is a condition of monoecious plant जहाँ पर male एंड फीमेल गैमेट्स सेम फ्लावर में प्रेजेंट हैं. इन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. डायोशियस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दे कंटेन ईदर ओनली स्टेमन, सिर्फ स्टेमन है, तो ऐसे फ्लावर्स को कहा जाएगा स्टेमिनेट फ्लावर, या तो फिर इनमें सिर्फ पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे एंड दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर्स. अब क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो ऑब्वियसली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन का कोई स्कोप नहीं है एंड दिस इज हाउ दे प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये वो कंडीशन है जहां पर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के स्टिग्मा के साथ फ्यूज नहीं कर सकता, जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से नहीं कर पाता. अब ये कैसे होता है इसको समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक इन दिस इमेज. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए एस जीन्स को यूज करता है और इसके डिफरेंट टाइप के एलिल्स होते हैं. सो दिस प्लांट कंटेन एलिल्स S1 एंड S2. सो ये प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स दैट आल्सो कंटेन सेम जीन्स दैट इज S1 एंड S2. तो ऐसे पोलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा के लिए इनकम्पैटिबल होंगे, वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. Whereas this is the second condition जहाँ पर this S3 is an allele which came from some other plant. तो यहाँ पर S3 can germinate whereas S1 यहाँ पर germinate नहीं कर रहा. Fourth condition में S3 and S4 are the two alleles which came from different plant. They will germinate and they can fuse with the female gametes. So this type of condition is called incompatibility जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. The fifth type of adaptation is called hercogamy. यहाँ पर फ्लावर्स में कुछ मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने से रोकते हैं. To understand it better, let's have a look in this image where they are showing the hercogamy. These hercogamies are of two types. The first one is called approach hercogamy. So in this condition, stigma are longer than anthers. आप देख सकते हैं स्टिग्मा लंबे हैं. इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, जब भी कोई पॉलिनेटर आकर इन फ्लावर्स को विजिट करेगा तो सबसे पहले उसकी बॉडी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगी. अगर उसकी बॉडी में पोलन ग्रेन्स अटैच्ड हैं तो वो पोलन ग्रेन्स आकर इन स्टिग्मा के साथ फ्यूज हो जाएंगे एंड दिस इज हाउ दे विल प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. द सेकेंड कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्स हर्कोगैमी जहां पर एंथर्स आर लॉन्गर देन स्टिग्मा. यहाँ पर एंथर्स लंबे हैं, तो जब कोई पॉलिनेटर आकर ऐसे प्लांट्स को विजिट करेगा
तो सबसे पहले इन पॉलिनेटर्स की बॉडी में पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे एंड व्हेन दीज पॉलिनेटर्स विल गो टू सम अदर फ्लावर, तो किसी और फ्लावर की बॉडी के साथ ये पॉलन ग्रेन्स फ्यूज हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ दे कैन प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन. एंड रिवर्स हर्कोगैमी इज वेरी कॉमन इन द फ्लावर सच एज कैलोट्रोपिस. तो कैलोट्रोपिस शो करता है रिवर्स हर्कोगैमी. सो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स की जरूरत होती है एंड दीज एजेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप. Either it can be abiotic agent or it can be a biotic agent. Abiotic agent में pollinations होते हैं wind के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एनिमोफिली. और अगर water के थ्रू pollination होगा then it is called हाइड्रोफिली. अगर insects के थ्रू pollination होता है then it is called एंटीमोफिली. Pollination that occurs by the birds are called ornithophilie. Bats के थ्रू pollination होगा तब उसे कहेंगे chiropterophily. Snails के थ्रू अगर pollination होता है then it is called malcophily. Now let us discuss different type of adaptations for different kind of pollinations, and the first one is hydrophily. वाटर के अंदर जो प्लांट प्रेजेंट है वो मोस्टली वाटर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. इनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. एंजियोस्पर्म्स में हाइड्रोफिली रेयरली ही देखने को मिलता है. इनके फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर जनरली स्मॉल होंगे और इनके वॉल्स में वैक्सी कोटिंग होती है ताकि पानी से डैमेज ना हो सके. बिसाइड्स दैट इनके फ्लावर्स में ऑर्डर, नेक्टर और कलर एब्सेंट होगा क्योंकि इनका मेन काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. बट जो भी प्लांट्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं उनको इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स स्मॉल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, नॉन स्टिकी होंगे और इनमें भी वैक्सी कोटिंग होगी जस्ट टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम वाटर. स्टिग्मा आर मोस्टली अनवेटेबल बिकॉज इनमें सब में वैक्सी कोटिंग है तो ये गीले नहीं हो सकते. लॉन्ग होंगे और स्टिकी होंगे सो दैट दे कैन अटैच टू द पॉलन ग्रेन्स इजीली. एग्जाम्पल्स देखा जाए तो वेल्सनेरिया एंड हाइड्रिला आर द फ्रेश वाटर एग्जाम्पल्स ऑफ द हाइड्रोफिली. सी ग्रास इज ऑल्सो देयर और जूस्टर है जो मेराइन वाटर में देखने को मिलता है. वेल्सनेरिया की इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल कम टू नो दैट दीज प्लांट्स आर एक्चुअली डायोशियस, जहां पर मेल और फीमेल प्लांट्स डिफरेंट होते हैं. तो मेल प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे स्टेमिनेट फ्लावर्स और फीमेल प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे पिस्टिलेट फ्लावर्स. नाउ दीज स्टेमिनेट फ्लावर विल रिलीज देयर फ्लावर इन द वाटर और ये पानी में तैरते हुए पहुंच जाते हैं वाटर सरफेस तक. वाटर सरफेस में पहुंचने के बाद pollen grains as well as the flowers will swim in the water along with the water current और ये कहाँ पहुंचेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर तक. जैसे ही ये स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे इनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है. पिस्टल्स की बात करें तो फीमेल फ्लावर में स्टॉक्स बहुत लंबे होते हैं ताकि वो सरफेस तक पहुंच सकें. सो दिस इज द इमेज ऑफ सी ग्रास जो कि कंप्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहता है. यहाँ पर मेल फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं. इनके पोलन ग्रेन्स जनरली थिन और रिबन जैसे होंगे ताकि वो इजीली पानी में स्विम कर सकें और जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. सो इट वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोफिली. सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली, जहां पर विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे. तो इनमें जो एडेप्टेशंस होती हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस. फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स यहाँ पर स्मॉल होंगे और इनमें कलर, नेक्टर या फिर फ्रेगनेंस एब्सेंट होते हैं. और देयर एंथर्स आर वर्सेटाइल. देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एंथर्स: बेसिफिक्स्ड, एडनेट, डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सेटाइल. तो जो भी विंड के थ्रू पॉलिनेट होंगे उनके एंथर्स जनरली वर्सेटाइल होते हैं. वर्सेटाइल का मतलब यहाँ पर एंथर मिडिल वाले पार्ट से अटैच्ड होगा और दोनों लोब्स अपोजिट डायरेक्शंस पर होंगे. ये स्ट्रक्चर इनको हेल्प करेगा ताकि ये एयर में इजीली स्विंग कर सकें. एंड दिस एंथर प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्टी पोलन ग्रेन. डस्टी मीन्स पाउडर्ड फॉर्म में ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं. ऐसे में काफ़ी सारा वेस्टेज भी होता है. इनके स्टेमन्स जनरली वेल एक्सपोज्ड होते हैं. वेल एक्सपोज्ड होंगे ताकि ये एयर के कांटेक्ट में आ सकें और यहाँ पर पॉलिनेशन इजी हो जाए. पोलन ग्रेन्स की बात करें तो वो सारे फीचर्स जो पोलन ग्रेन को एयर में इजीली मूव करने में हेल्प करें उस टाइप के अडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे इन एनिमोफिली. तो इनके पोलन ग्रेन्स ड्राई होंगे, स्मॉल होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेटेड एंड विंग्ड होंगे. और स्टिग्मा आर एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द पोलन ग्रेन्स. ये लार्ज और फेदरी होते हैं, स्टिकी होते हैं एंड ब्रशी होते हैं so that they can trap the pollen grains which are present in the air. Now just have a look in this image. ये जो इनके tassels हैं या फिर hairs जैसे structures हैं
ये इनका स्टाइल और स्टिग्मा होगा जो पोलन ग्रेन्स जो भी एयर में प्रेजेंट है उनको ट्रैप करने का काम करेगा। सो द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट दैट शोज एनिमोफिली आर लाइक मेज, कॉटनवुड्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड ग्रासेस। इन सब में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एंटिमोफिली, जहां पर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इनके एग्जांपल्स हैं बीज, बटरफ्लाइज। मोस्टली एंटिमोफिली एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इनके एडेप्टेशंस की बात करें तो यहाँ पे फ्लावर्स लार्ज, स्टिकी होते हैं, ब्राइट कलर्स के होंगे और ये बहुत सारा फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा कई सारे फ्लावर्स हनी एंड नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स दैट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। फ्लोरल रिवॉर्ड से अट्रैक्ट होकर कई बार इंसेक्ट्स इन्हें कंज्यूम करने के लिए फ्लावर्स को विजिट करेंगे। फ्लावर्स की एंथर जैसे ही इनकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो पोलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं बिकॉज इनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी और स्पाइनी होते हैं। सो ऐसे एनिमल्स दोज हु आर कैरिंग पोलन ग्रेन ऑन देयर बॉडी व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद सम अदर फ्लावर, तो उस फ्लावर के स्टिग्मा के साथ ये पोलन ग्रेन्स फ्यूज हो सकते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दीज इंसेक्ट्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन। कई बार फ्लोरल रिवॉर्ड्स के फॉर्म में फ्लावर इंसेक्ट्स को एग ले करने के लिए भी जगह देते हैं, जैसा कि एमोर्फोफिलस फ्लावर में देखने को मिलता है। दिस इज अ इमेज ऑफ एमोर्फोफिलस फ्लावर जो कि खुद 6 फीट लॉन्ग होते हैं और यहाँ पर इंसेक्ट इजिली एग ले कर सकते हैं एंड उसके बदले ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। स्टिग्मा की बात करें तो इनमें स्टिग्मा काफी स्टिकी होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट दैट कैन पॉलिनेट बाय द मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स आर रोज, पेपरवर, जैस्मिन, castrum, nicotina, callistemon, and sausage tree. Now let's discuss the advantages of self-pollination. It is an economic method और ये sure method है कि यहाँ पर pollination होगा ही होगा। Second है कि ये pure line को maintain करके रखेगा क्योंकि यहाँ पर बाहर से कोई pollen grain नहीं enter कर सकते। Third point is that the plants के characters preserved रहेंगे। इसमें large number में pollen grains को produce करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फ्लावर्स को भी ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ही कलरफुल हो, प्रेग्नेंट हो, नेक्टर प्रोड्यूस करे। सो द फ्लावर्स कैन बी स्मॉल एंड सिंपल। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज तो सेल्फ पॉलिनेशन का ये है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ये ऐसे प्लांट्स खुद अपने आप को चेंज नहीं कर पाते क्योंकि इनमें वेरिएशंस नहीं आ रहे। सेकेंड है कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता। थर्ड है डिफेक्टिव ट्रेट, अगर कोई प्लांट में डिफेक्टिव ट्रेट है तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी और थोड़े टाइम के बाद इनकी यील्ड जो भी इनका प्रोडक्शन होता है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हेल्दियर ऑफस्प्रिंग्स के प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि डिफेक्टिव ट्रेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, नई वेराइटीज़ प्रोड्यूस होंगी, सीड्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉलिनेशन हो, कई बार पॉलिनेशन नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से पोलन ग्रेन का वेस्टेज हो जाता है। फ्लावर्स को दे हैज़ टू बी ब्राइट, फ्रेगनेंट एंड कलरफुल। बिसाइड्स दैट उनको कई बार नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, जिसकी वजह से फ्लावर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। पोलन ग्रेन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड पिस्टल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद कई सारे पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पर लैंड होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये सारे पोलन ग्रेन्स कंपैटिबल हों या फिर करेक्ट हों। इनमें से कई सारे पोलन ग्रेन्स इनकम्पैटिबल भी हो सकते हैं। अब इनकम्पैटिबल का मतलब होता है रॉन्ग पोलन ग्रेन्स। ये वैसे पोलन ग्रेन्स जो कि सेल्फ स्टेराइल हैं या फिर डिफरेंट स्पीशीज के हैं, उन्हें हम कहते हैं रॉन्ग पोलन ग्रेन्स। सेल्फ स्टेराइल का मतलब अगर सेम प्लांट के हैं और डिफरेंट स्पीशीज का मतलब अगर एक पोलन ग्रेन रोज का है और स्टिग्मा मैंगो का, देन दीज टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स विल बी कंसिडर्ड एज इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स। वहीं दूसरी तरफ पोलन ग्रेन्स कंपैटिबल भी हो सकते हैं, मतलब अगर सेम स्पीशीज के पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है, देन दिस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स या फिर करेक्ट पोलन ग्रेन्स। तो अब पिस्टल रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल है और कौन सा पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल। जो भी पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल होगा स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगी और जो कंपैटिबल है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, अप्रूव कर देगी।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पिस्टिल को कैसे पता चलता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है और कौन सा कंपैटिबल। पिस्टल्स में प्रेजेंट स्टिग्मा यहाँ पर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशंस। These stigmatic secretion contain different kind of chemicals such as sugar, gums, lipids, raisins and water. ये सारे केमिकल्स स्टिग्मा को हेल्प करेंगे टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट pollen grain and to reject the wrong one. So this is how pollen grain selects their compatible pollen grains. Now ये stigmatic secretion incompatible pollen grains को germinate नहीं करने देते, पर जो compatible pollen grains हैं ये secretions उन्हें stimulate करेंगे ताकि वो अपना pollen tube germinate कर सकें। अब धीरे धीरे the compatible pollen grains will start producing their pollen tube. इस पॉलन ट्यूब के ग्रो करते ही इस पॉलन ग्रेन में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। अब अगर हम पॉलन ट्यूब के कंटेंट की बात करें तो दैट मीन्स पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड्स, मेल गैमेट्स, एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, वो सब इस पॉलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएंगी। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल रीजन पर पहुंचेगा। द स्टाइल कैन बी ऑफ टू टाइप, आइदर इट कैन बी हॉलो, खोखली होगी जैसा कि मोनोकॉट में देखने को मिलता है, या फिर स्टाइल सॉलिड हो सकता है विच कैन बी सीन इन द डाइकॉट्स। अगर सॉलिड स्टाइल है तो पॉलन ट्यूब कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू मूव करेगा। अब आपको याद होगा कि कंडक्टिव टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, तो यही जाइलम और फ्लोएम इस पॉलन ट्यूब को मूव करने के लिए रास्ता देते हैं। सो पॉलन ट्यूब अब स्टाइल से होते हुए अल्टीमेटली ओवरी तक पहुंचेंगे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जिसमें से बड़ा वाला सेल होता है वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। ये मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब में मूव करते हुए डिवाइड करेंगे। नाउ अब ये 2 मेल गैमेट्स फॉर्म कर लेते हैं। जिन प्लांट्स में पॉलन ग्रेन ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं वहां पर ये मेल गैमेट्स डिवाइड नहीं करते, ओनली 2 सेल्ड स्टेज वाले पॉलन ग्रेन्स ही pollen tube में भी डिवाइड करेंगे एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। तो अब कितने मेल गैमेट्स हो गए? 2 मेल गैमेट्स अलॉन्ग विद ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब ये मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब में ट्रेवल करेंगे और पोलन ट्यूब्स ग्रो करता हुआ पहुंचता है ओव्यूल तक। सो दिस सेंट्रल पार्ट इज एक्चुअली एम्ब्रियो सैक विच इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल, जो कि है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं बाय द मीन्स ऑफ पोलन ट्यूब्स। अब पोलन ट्यूब्स डिफरेंट रास्तों से होता हुआ ओव्यूल तक पहुंच सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल्स देयर आर 3 different kind of fertilizations has been recognized, जिसमें से the first one is called porogamy, जो कि मोस्टली देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब्स ग्रो करता हुआ माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करेगा और एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है एंड दिस इज ओव्यूल। This type of fertilization is called porogamy. The second type of fertilization is calizomy, जहाँ पर कैलिसल रीजन से पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए एंटर करेंगे और पहुंचेंगे एम्ब्रियो सैक में। इस टाइप के फर्टिलाइजेशंस देखने को मिलते हैं कैसेरिना एंड बीटा वल्गैरिस में। द थर्ड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड मेसोगैमी, जहां पर इंटिग्यूमेंट से होते हुए ये पोलन ट्यूब्स एंटर करेंगे और एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं। This type of fertilization is seen in the plants such as cucurbita. Now this is an image which I have taken from our NCERT book, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि pollen tubes grow करते हुए माइक्रोपाइलर रीजन से होते हुए अल्टीमेटली पहुंचते हैं एम्ब्रियो सैक में। So this is embryo sac. और इन्होंने इसी NCERT बुक में इस डायग्राम को इलेबरेट करके दिखाया है एंड आई एम डेलिबरेटली यूजिंग दिस सेम इमेज टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम। सो देखो, जब एम्ब्रियो सैक का अगर हम इसको हाफ कर दें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। Because antipodal cell do not play an important role in this fusion, that's why they have only taken the image till here. तो हम भी उसी को एक्सप्लेन करेंगे। Now अब क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स ग्रो करते हुए माइक्रोपाइलर रीजन से पहुंचेंगे एम्ब्रियो सैक तक, तो वहां पर प्रेजेंट फिलीफॉर्म अपैरेटस अब इन पोलन ट्यूब्स को गाइड करेंगे और उन्हें सिनागिड्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। सो दीज फिलीफॉर्म अपैरेटस आर एक्चुअली गाइडिंग द पोलन ग्रेन्स टू रीच द सिनागिड्स। जैसे ही पोलन ग्रेन्स रीच करेंगे सिनागिड्स में, सिनागिड्स डीजेनरेट होना शुरू कर देते हैं। दीज डीजेनरेटिंग सिनागिड्स विल रिलीज सर्टेन केमिकल्स, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक सब्सटेंस।
और ये हाइड्रोलिटिक सब्सटेंस इन पोलन ट्यूब में प्रेजेंट टिप्स को डिसॉल्व कर देंगे। सो टिप्स विल एब्जॉर्ब दैट केमिकल और उससे डिसॉल्व हो जाएंगे। टिप्स के डिसॉल्व होने के बाद अब इस पोलन ट्यूब में जितना भी कंटेंट होगा, जिसमें 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वो सब आकर इस एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाता है। Now what happens out of these 2 मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट जाकर एग न्यूक्लियस के साथ सबसे पहले फ्यूज करेगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा मेल गैमेट जाकर सेंट्रल सेल में प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। दिस इज एक्चुअली पोलर न्यूक्लियाई। Now, in another diagram of our NCERT book, they have shown this image, जहां पर उन्होंने दिखाया है कि ये है degenerating synagids और दूसरी तरफ एग न्यूक्लियस के साथ अब मेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। अब आप इस इमेज में देखें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करेंगे एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल क्यों? यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हैं, 1, 2 and the third one is the male gamete. So that's why the name is given triple fusion. Now because 2 types of fusion takes place in the embryo sac, so this is the embryo sac जहाँ पर ये दोनों fusions हो रहे हैं. The first one is fertilization or it is also known as syngamy and the second one is triple fusion. तो इन दोनों process को हम एक साथ कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। अब आप इस इमेज में देखें, जब एग न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच इज एक्चुअली अ डिप्लॉइड सेल। यही जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रिपल फ्यूजन है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूज होने से बना है, it will result into the formation of endosperm। अब एंडोस्पर्म्स का काम क्या होगा? ये इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज को नरिश करने का काम करते हैं। The pollen tube enters through the micropylar region। Pollen tube contains 2 male gametes, जिसमें से एक मेल गैमेट जाकर egg cell के साथ फ्यूज होता है and another male gamete fuses with the polar nuclei of the central cell। तो ये जो सेकेंड मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, which is shown here in this image, where the second male gamete, which is haploid in nature, fuses with the polar nuclei। Polar nuclei diploid होते हैं, so haploid और diploid जब fuse होंगे, that results into the formation of triploid structure, जिसे कहा जाता है PEMC, that is primary endosperm mother cell, or it is also known as PEN, that is primary endosperm nucleus। So PEN triploid होंगे। Now this PEN will divide mitotically to give rise to the mass of nutritive cell that is called endosperm, और endosperm यहाँ पर triploid होते हैं। So the main function of endosperm is to nourish the developing embryo। So the formation of endosperm starts prior to the formation of embryo। जब एंडोस्पर्म बन जाएंगे, इसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एंड दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो विल गेट नरिशमेंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म। So after that, the synagids which are present here, it will gradually degenerate, as well as the antipodal cells which are present on the callosal end will also degenerate। So PEMC या फिर PEN के mitotically divide होने से एंडोस्पर्म का formation होता है। On the basis of development, endosperms is classified into 3 main groups such as nuclear endosperm, cellular endosperm and halobial endosperm। Now let's discuss each one of them in detail। First type of endosperm is nuclear endosperm, which is very common and it is found in around 56% of the angiosperms। यहाँ पर सबसे पहले primary endosperm nucleus which is diploid, it will start dividing mitotically। माइटोटिकली डिवाइड करता हुआ इसका न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से लार्ज नंबर में फ्री न्यूक्लियस प्रोड्यूस होंगे। आफ्टर दैट अ बिग सेंट्रल वैक्यूल विल डेवलप एट द सेंटर और जितने भी ये फ्री न्यूक्लियस थे इन्हें पेरिफेरल रीजन पर पुश करता हुआ ग्रो करेगा। इसके बाद इन सारे न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है एंड दैट्स हाउ इट फॉर्म्स मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। बट समटाइम्स सेल वॉल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। एज यू कैन सी हियर, इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सनफ्लावर, wheat and coconut. They all have nuclear type of endosperms. So coconut में this white colored portion is actually the multicellular endosperm. And the fluid which is present inside this coconut is actually a free nuclear endosperm. They'll nourish the developing embryo. Now the second type of endosperm is cellular endosperm, which can be seen in around 25% of the angiosperms और mostly ये dicots में देखने को मिलता है. यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और जितनी बार सेल डिवाइड करेगा इमीडिएटली इट विल बी फॉलोड बाय दिस सेल वॉल फॉर्मेशन. तो यहाँ पर बिगनिंग से ही एंडोस्पर्म सेल्यूलर होंगे, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन सेल्यूलर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर में हमने देखा था सेल वॉल का फॉर्मेशन लास्ट में हुआ था, बट सेल्यूलर एंडोस्पर्म में स्टार्टिंग से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. The examples of the plant that show cellular endosperms are Datura, Adoxa, Petunia, etc. Now the third type of endosperm is called halobial endosperm, which can be seen in around 19% of the angiosperms and mostly it is seen in monocots. So primary endosperm nucleus जब divide करेगा then it will be immediately followed by the transverse wall formation, जिसकी वजह से two unequal cells का formation होता है. The one with the micropylar cell will be large, but the another one which is present at the callosal end, that is callosal cell, will be smaller. Now the nucleus of the callosal cell will remain undivided या फिर ये थोड़ा सा mitotically divide करते हैं. While जो micropylar nucleus होंगे they will divide by the free nuclear division और इनके बाद यहाँ पर centripetal cell wall formation होगा. So micropylar end की तरफ जो divisions होंगे that will be similar to the cellular endosperms, whereas callosal cells will be similar to the development of nuclear endosperm. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं it is an intermediate between the cellular and nuclear type of endosperms and it is known as halobial endosperm. Example की बात करें तो Asphodilus is a plant that shows halobial type of endosperm. So this is an image of ovary जिसके अंदर present है embryo sac और it is also known as ovule. Ovule में present egg cell जब male gamete के साथ fuse करता है तो वो बनाता है zygote और जब इन पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो वो क्या बनाता है एंडोस्पर्म. जब ये सफिशिएंट अमाउंट में एंडोस्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेंगे एसिमेट्रिकली, मतलब कोई सिमेट्री नहीं होगी. एक सेल छोटा होगा, एक सेल बड़ा होगा और डिवाइड कैसे करेंगे? बाय द मींस ऑफ माइटोटिक डिवीजन. अब ये जाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा एंड इट विल जनरेट टू न्यू सेल्स. तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बेसल सेल और जो सेल कैलोजल एंड की तरफ प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल सेल व्हिच इज आल्सो नोन एज एपिकल सेल या फिर हम इसे एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं. नाउ बेसल सेल्स कंपैरेटिवली बिग होंगे इन साइज जबकि टर्मिनल सेल्स स्मॉलर होंगे और इन टर्मिनल सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड इवेंचुअली टर्मिनल सेल ही एम्ब्रियो में डेवलप होता है. दैट इज द रीजन व्हाई द नेम इज गिवन एम्ब्रियोनल सेल टू दीज सेल्स. नाउ आफ्टर दैट अभी जो बेसल सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे. दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डिवीजन और इस तरह डिवाइड करते हुए 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर. वहीं दूसरी तरफ अब जो टर्मिनल सेल्स हैं ये भी साथ ही साथ डिवाइड करेंगे बट यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा जिसकी वजह से सेल अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा and this stage is called two-celled pro-embryo stage. Now two-celled stage से लेकर जब तक embryo mature नहीं होता embryos के इन structure को हम कहेंगे pro-embryos. तो अब आप इस image में देखें suspensors के terminal end में यहाँ पर ये जो cell है ये enlarge होगा, vascular cells का formation करेगा and that is called haustorium. वहीं दूसरी तरफ suspension के इस वाले portion पर proximal end पर हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन होता है एंड इवेंचुअली इन्हीं हाइपोफाइसिस से बाद में क्या जनरेट होगा? रूट या फिर रूट कैप्स डेवलप होंगे. ना वहीं दूसरी तरफ ये जो टर्मिनल सेल है यहाँ पर पहले एक वर्टिकल डिवीजन हुआ था, अब यहाँ पर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इस तरह से 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड क्वाड्रेंट स्टेज. अब ये जो क्वाड्रेंट सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं फिर से अब ये वर्टिकली डिवाइड करेंगे और इस तरह से 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस स्टेज इज कॉल्ड 8 सेल प्रो एम्ब्रियो स्टेज और इट इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट स्टेज.
यहाँ तक जब सेल्स डिवाइड करेंगे, इसके बाद अब 8 आउटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम कहते हैं डर्मेटोजेंस। दीज आउटरमोस्ट लेयर्स आर कॉल्ड डर्मेटोजेन। अगर आप काउंट करें तो दे आर 8 इन नंबर्स। तो ये जो आउटर सेल्स बने ये किस में डेवलप होंगे? दे विल डेवलप इनटू एपिडर्मिस ऑफ द एम्ब्रियो। वहीं दूसरी तरफ अंदर जो सेल्स हैं इनमें से जो अपर टायर है that contain 4 cells. These are the 4 cells. They will develop into plumule जो आगे जाकर shoots में develop होंगे और नीचे के जो 4 cells होंगे they will develop into cotyledons. So this is how the 8 cell structure will develop into plumules, cotyledons and epidermis. अब धीरे धीरे ये cells mitotically divide करेंगे। यहाँ पर mitosis होगा और mitotic division के साथ साथ ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली एक मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि दिस एंड कंटेन्स रेडिकल्स जो फाइनली रूट्स बनाता है। तो जब इन सीड्स जर्मिनेट होना शुरू करेंगे यही रेडिकल्स ग्रो करके रूट्स में कन्वर्ट होंगे। प्लूम्यूल्स वाला रीजन ग्रो करेगा एंड इट विल डेवलप इनटू शूट्स। शूट्स इज दैट रीजन विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड जहां से लीव्स और स्टेम्स अराइज होंगे और ये जो पार्ट हैं दीज पार्ट्स विल डेवलप इनटू कॉटलीडेंस। और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना कहाँ से मिल रहा है? दे आर गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रिपल फ्यूजन। अगर हम डाइकॉट टर्म की बात करें तो डाई का मतलब होता है टू एंड कॉट हियर स्टैंड्स फॉर कॉटलीडियंस। तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो इज एक्चुअली दैट एम्ब्रियो जहां पर 2 कॉटलीडियंस प्रेजेंट होंगी। So this image is taken from NCERT book and I have deliberately taken this image ताकि आपको कोई भी अगर डाउट है इस इमेज से रिलेटेड तो आज आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम पहले बात करेंगे एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की। डाइकॉट एम्ब्रियोज में 2 मेन पार्ट्स होंगे। इस रीजन को हम कहेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड मेन पार्ट होता है दिस रीजन दैट इज कॉल्ड कॉटलीडियंस व्हिच इज अ सेकंड रीजन। और डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटलीडियंस प्रेजेंट होंगे। और इन कॉटलीडियंस के ऊपर यहाँ पर एपिकोटाइल प्रेजेंट होगा। ये एपिकोटाइल प्लूम्यूल्स में डेवलप होगा और ये ही प्लूम्यूल्स आगे जाकर शूट्स में डेवलप होते हैं। आगे जाकर मतलब ये जो एम्ब्रियो है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड और जब हम इस सीड को सो करेंगे और इनसे जब प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे तो यही प्लूम्यूल से शूट्स का डेवलपमेंट होता है। और कॉटलीडियंस के नीचे जो सिलिंड्रिकल पार्ट है दिस रीजन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल जहां से रेडिकल्स डेवलप होते हैं और ये रेडिकल्स क्या होंगे? दे विल बी द रूट्स ऑफ अ फ्यूचर प्लांट। इस सीड से जो भी प्लांट बनेगा उसका रूट यहीं से जर्मिनेट होगा और रूट टिप्स में रूट कैप्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रोटेक्ट द रूट टिप्स एंड दीज रूट कैप्स आर कॉल्ड कैलेप्ट्रा। अगर हम डाइकॉट प्लांट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें मैंगो, एप्पल, rose, these are the different examples of the dicot plants. Now let us discuss the structure of monocot embryo. So mono stands for single या फिर one और cot यहाँ पर stand करता है cotyledons के लिए। तो जिनके पास एक single cotyledons होगा उन्हें हम कहते हैं monocot embryo. This image I have taken from NCERT book जहाँ पर उन्होंने एलिस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट ग्रासेस के थ्रू इस एम्ब्रियो को एक्सप्लेन किया है। सो आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम इमेज। अब ये वाले रीजन को हम कहेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही साइड में प्रेजेंट होता है कॉटलीडन जिसको यहाँ पर कहा जाता है स्क्वेटलम। तो अगर मोनोकॉट है तो हम उसे कहेंगे स्क्वेटलम और अगर डाइकॉट्स हैं देन द सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉटलीडियंस। नाउ अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर साइड में यहाँ पर आप देखें तो एक अनडिफरेंशिएटेड शीट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड कोलोराइजा। The term rhiza here stands for rhizoids और rhizoids का मतलब होता है anything that is related to roots। तो अब भूलना मत कोलोराइजा मतलब वो वाला पोर्शन जहां पर रेडिकल्स और रूट कैप्स प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड कोलोराइजा। और यही रेडिकल्स और रूट कैप्स आगे जाकर फ्यूचर रूट्स में डेवलप होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट की बात करें तो इस रीजन को कहा जाता है एपिकोटाइल। यहाँ पर आपको एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फोलियर का मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लीव्स और शूट्स और इस रीजन को हम कहते हैं कॉलिप्टाइल। और इसी कॉलिप्टाइल के अंदर शूट एपेक्स एंड लीव प्रिमोडिया प्रेजेंट होंगे जहां से फ्यूचर शूट्स और लीव्स ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स आर ग्रास, बनाना, bamboos,
These are the examples of monocot plants. So till now we have seen that flowers contain both the male and female gametes. Male female gamete fuse करेंगे, उनका fertilization होगा, and after that the ovary will develop into fruit, and the ovule which is present inside the ovary, it will develop into seed. So now let's discuss the development of seed in detail. So in angiospermic plants, these seeds consist of mainly three different type of genetically different constituents. So seed के अंदर three main parts होंगे, seed coat, endosperm, and the third one is embryo. So we will discuss each one of them in detail. अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद ये आउटर इंटीग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टेस्टा एंड इनर इंटीग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टेगमेन. अब टेस्टा क्या है? इट इज द आउटर सीड कोट ऑफ द सीड, जो कि आउटर इंटीग्यूमेंट से बने हैं. And tegmen is the inner seed coat which has been developed from the inner integuments. कई बार टेस्टा और टेगमेन फ्यूज्ड रहते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरिकार्प. पेरिकार्प कैन बी सीन इन द फ्रूट्स ऑफ मैंगो, oranges, etc. Now let's come back to the second part of the seed, that is called endosperm. On the basis of presence or absence of endosperm, seeds can be of two types. Either it can be non-albuminous seed or it can be a albuminous seed. Non-albuminous seeds को हम non-endospermic seeds भी कहते हैं. Non-endospermic. What is the meaning of non-endospermic? As the name itself suggests, जहाँ पर endosperm नहीं है, that is non-endospermic. क्यों नहीं है? बिकॉज जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो सारा एंडोस्पर्म हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अब सीड में एंडोस्पर्म्स लेफ्ट नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. इसके एग्जांपल हैं पी एंड ग्राउंडनट. मोस्टली जो डाइकॉट सीड्स होते हैं दे आर नॉन एल्ब्यूमिनस. दिस इज एन इमेज ऑफ द डाइकॉट सीड्स विच इज नॉन एल्ब्यूमिनस. अब एल्ब्यूमिनस सीड्स की बात करें तो ये ऐसे सीड्स होंगे जहां पर रेसिडियल एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एंडोस्पर्म्स कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते. बाय हुम? बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियोज. दैट मीन्स जब एम्ब्रियो डेवलप होंगे तो वो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं करेंगे, थोड़ा सा एंडोस्पर्म लेफ्ट रह जाता है इनसाइड द सीड, दैट इज कॉल्ड रेसिडियल एंडोस्पर्म. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, देयर इज अ एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड which has not been completely consumed by the developing embryo. In most of the monocot seeds are endospermic, or we can also call them as albuminous seeds. इनको हम और क्या कहते हैं? We can also call them as endospermic seeds. Now let's come back to the third part of the seed, that is called embryo. So now the third part is embryo. This is an image of a groundnut which is a dicot seed. तो डाइकॉट सीड कोट से कवर्ड रहेगा. एम्ब्रियो के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज प्लिम्यूल, सेकंड इज रेडिकल एंड द थर्ड इज कॉटलीडियन. बिकॉज ये डाइकॉट है तो यहाँ पर टू कॉटलीडियंस प्रेजेंट होंगे, एज यू कैन सी इन दिस इमेज. नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो है जहाँ पर इसके दो पार्ट्स होते हैं. दिस रीजन इज कॉल्ड प्लिम्यूल विच विल डेवलप इनटू शूट्स. जब ये सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो इन्हीं प्लिम्यूल से शूट्स डेवलप होंगे. और एम्ब्रियो के नीचे वाले रीजन पर रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं. रेडिकल इज दैट पार्ट विच डेवलप्स इनटू रूट व्हेन दीज सीड्स जर्मिनेट. नाउ अब जहां से ये कॉटलीडियंस प्लिम्यूल से अटैच होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एपिकोटाइल. सो व्हाट इज एपिकोटाइल? द रीजन वेयर द प्लिम्यूल एंड कॉटलीडियंस आर अटैच्ड टू ईच अदर. सिमिलरली हाइपोकोटाइल इज दैट पार्ट जहां से रेडिकल और कॉटलीडियन एक दूसरे से अटैच होंगे. Now this is an image of the embryo of maize which is a monocot seed. सीड हमें बाहर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसके बाहर की लेयर होगी सीड कोट की, इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे, सेंटर में एक डिप्रेशन देखने को मिलता है जहां पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं. मेज के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इट विल लुक लाइक दिस, जिसके बाहर वाली लेयर इज कॉल्ड सीड कोट एंड फ्रूट वॉल. Just beneath the seed coat, aileron layer is present. These aileron layers are proteinaceous in nature. That means it is made up of protein और इसका काम है एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करना. दिस पार्ट इज एम्ब्रियो, ऊपर वाला पार्ट है एंडोस्पर्म. इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? एलियरॉन की लेयर. आफ्टर दैट एम्ब्रियो में दिस पार्ट इज एम्ब्रियो, जहां पर एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. That is scutellum. That means it is a cotyledons. मोनोकॉट है तो हम उसको स्क्वेटलम कहते हैं. सो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पोर्शन पे हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कोलेप्टाइल.
जहाँ पर प्लीम्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज प्लीम्यूल्स विल डेवलप इनटू शूट व्हेन द सीड्स विल जर्मिनेट। वहीं दूसरी तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर पोर्शन पर यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड शीट देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड कोलोराइजा, जिसके अंदर रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे और रेडिकल वो रीजन है जहां से रूट्स डेवलप होंगे जब सीड्स जर्मिनेट करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। Now, besides embryo, endosperm, and seed coat, there are some more things which are present inside the seed, such as perisperm. अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस रीजन प्रेजेंट होगा और इस न्यूक्लियस में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो जब सीड का डेवलपमेंट होता है कई बार न्यूक्लियस कंप्लीटली कंज्यूम ना होकर रेमिनेंट की फॉर्म में रह जाता है and that remnant of the nucleus cell is called perisperm as you can see in this image। यहाँ पर ये न्यूक्लियस पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हमें देखने को मिल सकते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट इन सब की सीड्स में। नाउ वी कैन सी द माइक्रोपाइल इन द डेवलप्ड सीड। माइक्रोपाइल ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल था फर्टिलाइजेशन के बाद भी यही माइक्रोपाइल सीड में भी आपको देखने को मिलेगा और इसका काम है गैसेस को एक्सचेंज करना एज वेल एज वाटर का जो इनटेक होगा दैट विल आल्सो अकर्स फ्रॉम द माइक्रोपाइल। Besides that, hilum can also be seen in the developed seed. So hilum can be seen in the form of scar. What is hilum? Hilum is a junction between the ovule and the funicle. Funicle ये वाला stalk like structure है। यहाँ पर बीच में आपको हाइलम देखने को मिलता है। जब सीड्स डेवलप होते हैं तो ये हाइलम स्टिल विजिबल रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्कार। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सीड डोमेंसी। ये वो स्टेट है जहाँ पर एम्ब्रियो इनएक्टिव हो सकते हैं और इट इज अ स्टेट वेयर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोस डाउन। नाउ ये कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। सो दिस इज एन इमेच्योर सीड जहाँ पर सीड का डेवलपमेंट हो रहा है। जब सीड्स फुली मैच्योर हो जाएंगे तो बनेगा मैच्योर सीड। तो जैसे जैसे सीड्स मैच्योर होंगे उनका वाटर कंटेंट कम होता जाएगा और उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी। दैट स्टेट इज कॉल्ड डॉर्मेंट स्टेट। तो अनफेवरेबल कंडीशन में सीड्स डॉर्मेंट स्टेट पर होते हैं और यहाँ पर ये कई सालों तक डॉर्मेंट स्टेट में रह सकते हैं पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी। सो फेवरेबल कंडीशन इज दैट कंडीशन जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी तब डॉर्मेंट सीड वापस एक्टिव होना शुरू होंगे। दे विल एब्जॉर्ब द वाटर और इसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगी जिसके बाद टेस्टा रप्चर होंगे। टेस्टा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट। उसके रप्चर होने के बाद रेडिकल्स और प्लीम्यूल्स ग्रो करना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली द रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट्स एंड द प्लीम्यूल विल डेवलप इनटू शूट। सो दिस इज हाउ द सीड विल जर्मिनेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।